आज हमारी इस वीडियो में एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रेटेटूइन। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना फ्रांस के अंदर बनता है और फ्रांस का सबसे बेहतरीन खाना पेरिस के अंदर बनता है और पेरिस में सबसे बेहतरीन खाना बनाता है शेफ अगस्त गुस्तो। अगस्त गुस्तो पेरिस के अंदर एक अपना रेस्टोरेंट चलाता है। पूरे पेरिस के अंदर इसके खाने की वाहवाही होती है। गुस्तो का रेस्टोरेंट उसकी नई नई डिश की वजह से 5 महीने पहले ही बुक हो जाता है, जिस वजह से उसके कॉम्पिटिटर उससे काफी जलते हैं। जहाँ एक तरफ उसके कॉम्पिटिटर उससे जल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुस्तो ने अपनी डिशेस के बलबूते अपने रेस्टोरेंट को 5 स्टार बना लिया है। अपनी तरक्की को देख के गुस्तो ने एक बुक को लिखा जिसका नाम है एनीवन कैन कुक, यानी कोई भी पका सकता है, जो अब तक की सबसे बेस्ट सेलर में से एक बन चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, आपकी सक्सेस हर किसी को हजम नहीं होती। तभी हमें ईगो को दिखाया जाता है। ये एक फूड क्रिटिक है। गुस्तो द्वारा लिखी गई बुक की काफी निंदा करता है और उस बुक के टाइटल को पढ़ने के बाद वो सभी को बताता है कि मैं नहीं मानता कि कोई भी पका सकता है, मैं खाना पकाने को एक कला मानता हूँ। तभी आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें घर को दिखाया जाता है। घर के अंदर से काफी शोर शराबे की आवाज आ रही होती है, जहाँ से हमें एक बूढ़ी लेडी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तभी खिड़की को तोड़ के वहां से एक चूहा निकलता है। वो अपने बारे में बताता है, मुझे मेरी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। दरअसल मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं एक चूहा हूँ, जिस वजह से आप सभी लोग समझ सकते हो मेरे लिए जीना काफी मुश्किल है। लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा तोहफा यह है कि मेरे पास चखने और सूंघने का हुनर है। वो चूहा उस कचरे के अंदर उस फूड को स्मेल कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उस फूड में से उसका भाई निकलता है और अपने भाई की काबिलियत देख के उससे पूछता है कि तुम इसे सूंघ और चख सकते हो। तभी हमें बताया जाता है हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर यानी चूहा, उसका नाम है रेमी। रेमी बताता है मेरे भाई का नाम है एमिल। वो बहुत जल्दी लोगों से इंप्रेस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेमी के डैड उससे खुश नहीं होते। वो सोचते हैं ये टैलेंट काफी बेकार है, उसका कोई फायदा नहीं है। अपनी बातें कहने के बाद रेमी के फादर कचरे में से उठा के एक एप्पल को खाने लगते हैं, लेकिन तभी रेमी उन्हें रोक लेता है। उसके डैड उससे पूछते तुम ये क्या कर रहे हो। तभी रेमी उन सभी को एक जगह लेके जाता है, जहाँ पर वो सभी को चूहे मारने वाली दवाई को दिखाता है। वो सभी को बताता है इस कचरे के अंदर हम सभी को मारने के लिए चूहे मारने वाला जहर मिलाया गया है। रेमी के इस टैलेंट से उसके फादर काफी खुश हो जाते हैं। अपने डैड को इतना खुश देखकर रेमी भी काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है शायद अब ये लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग उसे खाना चेक करने वाली जॉब दे देते हैं ताकि वो सभी खाने को चेक करके बता सके कि इसके अंदर जहर मिला हुआ है या नहीं। दरअसल रेमी के टैलेंट की वजह से उसके फादर ने उसे जहर इंस्पेक्टर बना दिया है। लेकिन रेमी इन सबसे खुश नहीं होता। लेकिन उसके डैड उसे प्रेज करते हैं। उससे बोलते तुम काफी नेक काम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से हम सभी बचे हुए हैं। लेकिन अपने फादर की बातों की वजह से रेमी काफी गुस्सा हो जाता है। वो अपने फादर से बोलता है डैड हम चोरी करते हैं और हम चुरा भी क्या रहे हैं, कचरा। रेमी की बातें सुनकर उसके फादर उससे बोलते हैं फेंकी हुई चीज को लेना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन रेमी अपने डैड को समझाता है अगर ये चीजें फेंकी हुई है तो मैंने चुरा क्यों रहे हैं। लेकिन उसके डैड उसकी बातें नहीं मानते। तभी रेमी बताता है मेरा मानना यह है जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन, तो हमें अच्छा खाना चाहिए ताकि हमारा मन अच्छा रहे, इसलिए मैं हमेशा अच्छा ही खाना खाता हूँ। और वो वहां से निकल के उसी घर के पास जाता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। घर के बाहर खड़ा होकर रेमी अपने मन में बोल रहा होता है वैसे तो मुझे इंसानों से नफरत करनी चाहिए, लेकिन उनमें जरूर कुछ ना कुछ बात है। वो लोग लाइफ में जीने के साथ नई खोज और आविष्कार करते हैं। तभी हमें टीवी पे गस्तों का प्रोग्राम दिखाया जाता है। वो बताता है अच्छा खाना एक संगीत है जिसे आप चख सकते हो। गस्तों की बातों से रेमी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। गस्तों की बातों को सुनकर रेमी अपने पास में रखे हुए चीज के टुकड़े और स्ट्रॉबेरी को उठाता है। तभी वो चीज के टुकड़े को खा के बोलता है गस्तो हमेशा सही कहता है। वो दोनों चीजों को एक एक करके चेक करता है और उन दोनों चीजों का स्वाद उसे काफी अच्छा लगता है। तभी वो दोनों चीजों को एक साथ खा के बोलता है अगर दो चीजों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक नया जायका बनता है, जिसे खाकर रेमी एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। रेमी खाने की तलाश में बाहर निकला होता है। तभी वहाँ पे उसे एक मशरूम मिलता है। वो उस मशरूम को लेकर अपने भाई एमिल के पास जाता है। वो उससे बोलता है तुम तो खाना छुपाने में काफी उस्ताद हो ना, तो मुझे बताओ मैं इसे कहाँ छुपाऊं। एमिल अपने भाई को कभी समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी वो उसकी हमेशा मदद करता है। तभी एमिल अपने भाई से बोलता है तुम 2 पंजों पे क्यों चल रहे हो। रेमी उसे बताता है मैं बार बार अपने पंजे नहीं धोना चाहता। तुमने कभी सोचा जिन पंजों से हम चलते हो उन्हें हम खा लेते हैं। जरा ध्यान से सोचो क्या क्या जाता होगा हमारे मुंह के अंदर, और मुझे वैसे भी उन रास्तों को स्वाद नहीं चखना जहाँ से मैं चल के आया हूँ। तभी उसे उसके भाई के थैले में एक चीज का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर रेमी काफी खुश हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा चीज का टुकड़ा नहीं है, ये तो काफी महंगा वाला चीज का टुकड़ा है और ये मेरे मशरूम के जायके में 4 चांद लगा देगा। तभी वो थोड़ा आगे जाके वहां से एक सोए की पत्ती को तोड़ता है और अपने भाई को बताता है इसमें मीठी घास की बूंद को भी मिला सकते हैं। तभी उसका भाई उससे बोलता है और उसके बाद हम इसे कचरे में मिला देंगे। रेमी उससे बोलता है हम इतनी अच्छी चीज को कचरे में कैसे मिला सकते हैं। तभी एमिल उसे सावधान करता है। वो उसे बताता है कि अगर डैड को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा और हमें शाम होने से पहले अपने घर पहुंचना होगा। रेमी अपने भाई को डांटता है और उससे बोलता है अभी हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इसे कैसे पका सकते हैं। तभी उसकी नजर चिमनी के ऊपर जाती है। घर की छत पे जाने के बाद एमिल उस मशरूम को चिमनी में से निकलते हुए धुएं में पकाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके भाई को काफी डर लग रहा होता है। उसे बोलता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे तूफान आने वाला है। वो अपने भाई को सावधान कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उन दोनों के ऊपर बिजली गिर जाती है, जिस वजह से वो दोनों के दोनों छत के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उस बिजली की वजह से वो मशरूम पक जाता है, जिसे खाने के बाद रेमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने द्वारा बनाई गई इस डिश को बिजुरिया नाम देता है। तभी रेमी एमिल से बोलता है हमें इसे दोबारा पकाना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जायका बढ़ाने के लिए हमें जाफरान चाहिए होगी और जाफरान हमें मिलेगी उस घर के अंदर। ये दोनों भाई मिलकर उस घर के अंदर चले जाते हैं जाफरान को लेने के लिए। रेमी जाफरान को ढूंढ रहा होता है, लेकिन एमिल को काफी डर लगा रहता है। तभी एमिल अपने भाई से बोलता है अगर घर की मालकिन उड़ गई तो हम मारे जाएंगे। रेमी उसे बताता है ऐसा नहीं होने वाला, मैं यहाँ पे काफी बार आ चुका हूँ, ये एक बार कुकिंग शो लगा देती है तो फिर उसके बाद सो जाती है। तभी उसे बताता है मैं यहाँ पे जाफरान लेने आऊँ, मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। जाफरान वैसे भी गुस्तों की काफी फेवरेट चीज है। एमिल उससे पूछता है कि गुस्तो कौन है। तभी रेमी अपने
अपने भाई को बताता है ये दुनिया के सबसे मशहूर बावर्ची हैं और इन्होंने ये बुक भी लिखी है। एमिल अपने भाई से बोलता है क्या तुम्हें पढ़ना भी आता है? रेमी अपने भाई को बताता है हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। रेमी की बातें सुन के एमिल काफी गुस्सा हो जाता है। एमिल अपने भाई से बोलता है पकाना पढ़ना हमारे लिए एक जुर्म है और तुम इन सब चीजों में मुझे भी शामिल कर रहे हो। तभी रेमी अपने भाई को टीवी पे आ रहे गुस्तों को दिखाता है और वो बड़े ध्यान से गुस्तों की बातों को सुनने लगता है। गुस्तों टीवी पे बता रहा होता है खाना कोई भी बना सकता है लेकिन शिखर पे वही पहुंचते हैं जो निडर होते हैं। तभी आगे बताया जाता है गुस्तों के आखिरी शब्द थे। दरअसल एंटोनिगो के लेक की वजह से गुस्तों के रेस्टोरेंट का एक स्टार गिर गया जिस वजह से उसको काफी सदमा लगा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सके और गुजर गए। गुस्तों की मौत से रेमी को काफी बड़ा सदमा लगता है लेकिन तभी उस घर की मालकिन उस टीवी को बंद कर देती है और उसका ध्यान उस चूहे के ऊपर जाता है और वो उन दोनों के ऊपर बंदूक से हमला कर देती है लेकिन रेमी बच जाता है। उस लेडी के बार बार हमले करने की वजह से वो दोनों वहां से भागने लगते हैं लेकिन एमिल काफी डर जाता है तो वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। रेमी उसे रोकने की कोशिश करता है अगर तुम वहां गए तो उसे सोसाइटी का पता चल जाएगा लेकिन एमिल उसकी बातों को नहीं सुनता। वहीं वो लेडी बिना रुके उसके ऊपर फायर कर रही होती है। लगातार उस लेडी से बचते रहने की वजह से एमिल एक झूमर के ऊपर आके टंग जाता है और वो लेडी उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है लेकिन उसकी बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। तभी रेमी एमिल के पास आके उससे बोलता है तुम उस लाइट को जलाओ मैं तुम्हें पकड़ लूंगा लेकिन एमिल गलती से उसे भी झूमर के ऊपर ले आता है। तभी वो लेडी उन दोनों के ऊपर फायर कर देती है लेकिन जब तक वो दोनों घर की छत के अंदर घुस जाते हैं। फायर करने की वजह से घर की छत में काफी बड़ा क्रैक आने लगता है। क्रैक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है जिस वजह से वो लेंटर नीचे गिर जाता है और तभी उस लेडी के सामने पूरी चूहों की कॉलोनी आ जाती है जिसे देख के वो लेडी काफी डर जाती है। सभी लोग उससे बचने के लिए भागने लगते हैं लेकिन रेमी वहां रुक जाता है। दरअसल वो गुस्तों द्वारा लिखी गई बुक के लिए रुका होता है और उस बुक को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही रेमी उस बुक के पास पहुंचता है तभी वो लेडी चूहे मारने वाली दवाई लेके आ जाती है और रेमी जैसे तैसे करके खिड़की तोड़ के वहां से भाग जाता है। सभी चूहे किसी न किसी चीज की नाव बना के वहां से निकलने लगते हैं लेकिन पीछे रेमी छूट जाता है। तभी रेमी के डैड को उसका ख्याल आता है। वो सभी से पूछते हैं कि रेमी कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ से रेमी उन्हें आवाज लगाता है कि डैड मैं यहाँ पे हूँ और वो उस बुक को नाव बना के पानी में आगे बढ़ने लगता है। रेमी अपने डैड के पास पहुंचने वाला होता है लेकिन तभी वो लेडी आ जाती है और वो उन सभी के ऊपर पुल पे से फायर करने लगती है जिस वजह से रेमी उनसे अलग हो जाता है। रेमी उन सभी का पीछा करता है लेकिन वो सभी लोग काफी आगे निकल जाते हैं। तभी रेमी के सामने दो रास्ते आ जाते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाता किस रास्ते पे जाए लेकिन फिर भी वो दूसरा रास्ते को चुन लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है क्योंकि ये वो रास्ता नहीं है जहाँ पे उसके पेरेंट्स और सभी लोग गए थे। रेमी को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पानी में डूब रहा होता है। वो बचने की पूरी कोशिश करता है और बचने की कोशिश करते हुए वो उस पानी के बहाव के साथ आगे बहता चला जाता है। पानी के बहाव के साथ बहते बहते रेमी को पता नहीं होता कि वो कहाँ आ गया है। तभी रेमी फैसला करता है कि वो वहां रोक के लोगों का इंतजार करेगा लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसे कोई आवाज नहीं आती, ना ही उसे कोई सुराग मिलता है कि उसे किधर जाना है। कोई सुराग ना मिलने के कारण रेमी अपने साथ लाई हुई बुक को पढ़ने लगता है। बुक को पढ़ते पढ़ते रेमी को भूख लगी आती है। वो उस बुक पे छपे हुए खाने को इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां से गुस्तों की आवाज आने लगती है। गुस्तों उससे बोलता है अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हो। रेमी तभी पेज पलट के देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तभी गुस्तों उससे पूछता तुम इतने निराश क्यों। रेमी उसे बताता है कि मैं अपनी फैमिली से बिछड़ चुका हूँ और अपने दोस्तों से भी। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जिंदगी भर उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। अपनी बात बोलने के बाद तभी रेमी उससे बोलता है आप किताब की एक तस्वीर है और मैं आपसे बातें ही क्यों कर रहा हूँ। तभी गुस्तों से जवाब देता है। वो उससे बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुम अपनी फैमिली से बिछड़ चुके हो और तुम काफी अकेले हो। रेमी उससे बोलता है कि मुर्दे बोला नहीं करते। गुस्तों उससे बोलता है तुम मेरी चिंता ना करके अपनी चिंता करो। अगर तुम बीती हुई बातों में उलझे रहे तो तुम आने वाले कल को नहीं देख सकोगे। तो यहाँ से निकलो और आगे की सोचो कि तुम्हें क्या करना है। गुस्तों की बातों से रेमी के ऊपर काफी फर्क पड़ता है इसलिए वो फैसला करता है वो साइड में लगे हुए पाइपों से ऊपर जाएगा। पाइप से ऊपर चढ़ने के बाद वो एक जगह पहुंचता है जहाँ पे पार्टी चल रही होती है। तभी उसे वहाँ पे ब्रेड का टुकड़ा दिखाई देता है जिसे देख के रेमी काफी खुश हो जाता है। वहाँ वो उस ब्रेड के टुकड़े को खाने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे गुस्तों आ जाता है। गुस्तों उससे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो। रेमी उसे बताता है कि मुझे भूख लगी हो, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तभी गुस्तों उससे बताता है तुम्हें पता है तुम क्या हो। तुम एक शेफ हो और शेफ हमेशा खाना बनाता है, चोर चुराता है और तुम चोर नहीं हो। गुस्तों की बातें सुनकर रेमी उससे बोलता है लेकिन मुझे भूख लगी है। गुस्तों उससे बोलता है खाना उसे जरूर मिलता है जिसे खाना बनाना आता है। तभी रेमी उस ब्रेड के टुकड़े को वहाँ पे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे दिखाई देता है एक औरत एक आदमी के ऊपर गन तान के खड़ी होती है। वो औरत गन से शूट कर देती है जिसे देख के रेमी काफी घबरा जाता है। वो जाके देखता है कोई मरा तो नहीं है। तभी वहाँ जाके देखता है औरत ने अपनी गन फेंक दी है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ किस करने लगते हैं। ये देख के रेमी अपने मन में बोलता है ये इंसान भी ना कितने अजीब होते हैं। अपनी बातें बोलकर रेमी आगे बढ़ जाता है। रेमी पाइप के द्वारा आगे बढ़ते हुए बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच जाता है जहाँ से उसे आईफिल टावर देखने को मिलता है। तभी रेमी सोचता है मुझे पता ही नहीं चला मैं इतने दिनों से पेरिस में रह रहा था। रेमी पेरिस की खूबसूरती को देख ही रहा होता है तभी उसका ध्यान गुस्तों के रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। तभी वो गुस्तों से बोलता है गुस्तों आप मुझे अपने रेस्टोरेंट तक ले आए। गुस्तों अपने मन में सोच रहा है हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। तभी वो उससे बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ पे लेकर आया है। गुस्तों की बातें सुनने के बाद रेमी को बड़ा अच्छा लगता है। वो फैसला करता है कि मैं अब जाके किचन को देखूंगा। किचन में सभी शेफ और सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। किचन में सभी लोग मिलकर ऑर्डर्स को तैयार कर रहे होते हैं। तभी हमें साइड में एक लड़के को दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ से हेड शेफ भी किचन के अंदर आ जाता है। तभी एक वर्कर हेड शेफ को बताता है ये देखो कौन आया, रेनाटा का बेटा अल्फ्रेडो लिंग्विनी। अपना इंट्रो सुन के लिंग्विनी उसके पास आता है। वो वर्कर आगे बताता है आपको पता है ना रेनाटा कौन है, गुस्तों की गर्लफ्रेंड। लेकिन हेड शेफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिंग्विनी को इग्नोर कर देता है। तभी वो लिंग्विनी से आगे पूछता है तुम्हारी माँ कैसी है। लिंग्विनी से बताता है मेरी माँ गुजर चुकी है। तभी वो शेफ उससे माफी मांगता है कि मुझे बुरा लगा सुन के। लिंग्विनी उससे बोलता है तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं
नहीं है। वैसे भी मेरी माँ को भगवान के ऊपर ज्यादा भरोसा था, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लिंग्विनी की बातें सुनकर शेफ काफी हैरान हो जाता है। वो उसकी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखता है। वो सोचता है कि बोल क्या रहा है। तभी लिंग्विनी उसे एक लेटर देता है। शेफ उससे पूछता है ये क्या चीज है। लिंग्विनी उसे बताता है ये मेरी माँ का आखिरी खत है आपके लिए। मेरी माँ को ये उम्मीद थी कि आप मुझे कोई नौकरी दे देंगे। तभी वो वर्कर बोलने लगता है हाँ क्यों नहीं, हम इसे रख लेंगे। अगर गुस्तो यहाँ पे होते तो वो इसे जरूर रखते। उसकी बातें सुनकर शेफ उससे बोलता है यहाँ पे अभी जगह नहीं है, जब जगह होगी मैं इसे रख लूंगा। लेकिन तभी वो वर्कर उसे बताता है हमने इसे रख लिया है। वर्कर की बातें सुनकर शेफ काफी गुस्सा हो जाता है। वो उससे पूछता तुमने इसे किससे पूछ के रखा। तभी दूसरा शेफ उसे बताता है हमें एक सफाई वाले की जरूरत थी इसलिए हमने इसे रख लिया। उसकी बातें सुनकर शेफ काफी शांत हो जाता है। वो उससे बोलता है अच्छा तो तुम सफाई के लिए यहाँ पे हो तो चलो अपना काम शुरू कर दो। अपनी बातें कहने के बाद वो शेफ अपने कैबिन में चला जाता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के ऊपर से रेमी ये सब देख रहा होता है। वो इतने बड़े किचन को अपने सामने देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी गुस्तो उससे पूछता है तो तुमने मेरी बुक पढ़ी है, तो चलो देखते हैं तुम्हें कितनी नॉलेज है। अब तुम मुझे ये बताओ इनमें से शेफ कौन है। गुस्तो का सवाल सुन के रेमी हेड शेफ की तरफ इशारा करता है कि वो शेफ है। तभी गुस्तो उससे आगे पूछता है कि उसके बाद कौन आता है। रेमी उसे बताता है इसका मतलब है शू शेफ, और वो एक शेफ की तरफ इशारा कर देता है और वो दूसरे बंदे की तरफ इशारा करके बोलता है ये सॉसियर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट गाय है क्योंकि ये सभी तरह की सॉस को तैयार करता है। और वो आगे बताता है दूसरा है सुपरवाइजर और उसका असिस्टेंट, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। रेमी की बातें सुनकर गुस्सो उससे बोलता है मुझे पता चल गया कि तुम काफी समझदार चूहे हो। तभी वो उसे लिंग्विनी की तरफ इशारा करके बोलता है तो अब मुझे बताओ ये कौन है। रेमी उससे बोलता है वो कोई खास बंदा नहीं है, वो बस ऐवे ही है। गुस्तो से बताता है ऐसा कुछ नहीं है, वो भी किचन का हिस्सा है। रेमी उससे बोलता है वो दुल्हैया है, कोई शेफ नहीं। रेमी की बात सुनकर गुस्तो उससे बोलता है कि वो बन सकता है शेफ। रेमी उसके जवाब में उससे बताता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी गुस्तो उससे बोलता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी पका सकता है। तभी रेमी उससे बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि आपने ये कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई पकाने लगे। रेमी की बात सुनकर गुस्तो उससे बोलता है लेकिन ये बात उसे जाके कौन समझाएगा। और वो लिंग्विनी की तरफ इशारा करता है जो सॉस के अंदर कुछ डाल रहा होता है। लिंग्विनी की हरकतें देख के रेमी काफी परेशान हो जाता है। वो बोलता है ये कर क्या रहा है। तभी रेमी बोलता है सबका सत्यानाश कर रहा है और कोई इसे देख भी नहीं रहा। वो गुस्तो की मदद मांगता है कि आपका रेस्टोरेंट है तो आप कुछ करो ना। गुस्तो उससे बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारी सिर्फ एक कल्पना हूँ। तभी रेमी उससे बोलता है लेकिन वो सूप को बर्बाद कर रहा है, हमें कुछ तो करना ही होगा। रेमी अपनी बात बोल ही रहा होता है लेकिन तभी वो ऊपर से नीचे सिंक में गिर जाता है। सिंक में गिरने के बाद रेमी उसमें से निकल के बाहर भागने की कोशिश करता है। वो एक खिड़की के पास पहुंच के बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है। तभी उसे वो सूप की महक आने लगती है जिसे सुनकर उसको उल्टी का मन हो जाता है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो सूप को ठीक करेगा और वो सूप के अंदर कुछ मसाले डालने लग जाता है। लेकिन उन मसालों से काम नहीं बनता तो इसलिए वो कुछ और चीजें भी इसके अंदर डालता है। लेकिन रेमी को सूप बनाते हुए लिंग्विनी देख लेता है। तभी वहाँ पे हेड शेफ आ जाता है। वो बोलता है वो सूप कहाँ रखा है। शेफ को वहाँ पे देख के रेमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन लिंग्विनी से पकड़ लेता है और रेमी के हाथ में करचली को देख के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे खाना पका रहे हो। और वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वो उससे बोलता है अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है। वो सूप को लेने लगता है। हेड शेफ उससे बोलता है लारूस इसे कैद कर दो और कानून भी मेरे साथ है। लिंग्विनी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी शेफ उससे बोलता है तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। तभी लिंग्विनी से इशारा करके बताता है वो सूप देखो वहाँ जा रहा है। सूप को जाते हुए देख के शेफ उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जब तक वो वेटर उस सूप को लेके जा चुका होता है और शेफ गेट के पीछे से देखने लगता है। जिस कस्टमर ने सूप का ऑर्डर किया है वो सूप पीने के बाद वेटर को अपने पास रोक लेती है, जिसे देखकर शेफ काफी गुस्सा हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो लिंग्विनी को अभी निकाल देगा। तभी वेटर उसके पास आता है। वो उससे बोलता है कस्टमर को शेफ से मिलना है। वेटर की बात सुनकर शेफ उसके साथ चला जाता है। लिंग्विनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसे शेफ रोक लेता है। तभी वहाँ पे एक लड़की सूप को चेक करती है। सूप को चेक करने के बाद वो काफी हैरान हो जाती है। जैसे वो सूप को चेक करके वहाँ से हटती है शेफ किचन के अंदर आ जाता है। वो लड़की शेफ से पूछती है कि कस्टमर ने क्या कहा। वेटर उसे बताता है वो कोई कस्टमर नहीं, वो एक क्रिटिक है। वो लड़की शेफ से पूछती है क्या वो ईगो है। शेफ उसे बताता है वो लिक्लेयर है। लड़की उससे पूछती है तो लिक्लेयर ने क्या कहा। वेटर उसे बताता है उन्हें वो सूप काफी ज्यादा पसंद आया। तभी गुस्तो रेमी से बोलता है ध्यान से सुनो, ये सूप के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। वहीं वो शेफ उस लड़की के हाथ से चम्मच लेके सूप को चखने लगता है। सूप को चखने के बाद शेफ लिंग्विनी से पूछता है तुम मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहे हो। लिंग्विनी से पूछता है क्या तुम मुझे अभी भी निकालने वाले हो। वो लड़की पीछे से बोलती है तुम इसे नहीं निकाल सकते। वो उससे आगे बताती है लिक्लेयर को इसका बनाया हुआ सूप काफी पसंद आया और अगर उसने उसके बारे में लिखा और उसे पता चला कि तुमने इसे निकाल दिया है। लड़की की बातें सुनकर शेफ उससे बोलता है ये तो सफाई वाला है। लड़की उससे बोलती है जिसका सूप उसे पसंद आया है और वो लड़की उसे आगे बताती है हम गुस्तों की विरासत का दावा कैसे कर सकते हैं अगर हम उनके रूल को ना माने। शेफ उससे पूछता है तू मुझे बता वो रूल क्या है। वो लड़की उसे बताती है कि कोई भी पका सकता है। उस लड़की की बातें सुनकर शेफ काफी ड्रामे करने लगता है। मुझे लगता है मैं शायद इस लड़के के ऊपर ज्यादा गुस्सा कर बैठा, इसने अपनी काफी अच्छी कोशिश की। तभी वो शेफ उस लड़की से बोलता है इसे यहाँ पर रोकने की सिफारिश तुमने की है तो अब से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अपनी बातें कहने के बाद वो बाकी सभी से पूछता है और किसी को सिफारिश करनी है। अगर अब किसी को सिफारिश नहीं करनी है तो सभी अपने अपने काम पे लग जाओ। और वो लिंग्विनी से बोलता है या तो तुम काफी खुशनसीब हो या फिर बदनसीब क्योंकि वो सूप अब तुम दोबारा बनाने वाले हो। दूसरी तरफ रेमी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। रेमी को वहाँ से जाते हुए शेफ उसे देख लेता है और वो लिंग्विनी से बोलता है कि इसे यहाँ से भगाओ। शेफ की बातें सुनकर सभी लोग रेमी के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी लिंग्विनी उसे एक जार के अंदर बंद कर लेता है और शेफ लिंग्विनी से बोलता है कि इसे मार दो। लिंग्विनी से पूछता है कि मैं इसे यहाँ मार दूं। शेफ उसे बताता है यहाँ पे नहीं मार सकते, अगर किसी को भी पता चल गया कि हमारे किचन में एक चूहा था तो हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और वो लिंग्विनी की तरफ मुड़ के उससे
बोलता है इसे यहाँ से बहुत दूर ले जाके ठिकाने लगा दो। लिंगुइनी उसे वहां से लेके चला जाता है और वो एक नदी के पास आके उसे नदी में फेंकने वाला होता है। तभी उसकी नजर रेमी की आंखों पर जाती है, जिन्हें देख के उसे काफी तरस आ जाता है। वो उससे बोलता है तुम मुझे ऐसे मत देखो, और वो उससे आगे बोलता है वो लोग चाहते हैं कि मैं फिर से सूप बनाऊं, लेकिन मसालों से खेलने का शौक तो तुम्हें चढ़ा था। वो सूप भी तुमने ही बनाया था, जबकि मैं वो सूप बनाना भी नहीं चाहता था, मैं बस मुसीबत से बचना चाहता था। और वो उससे आगे पूछता है तुमने उसमें क्या डाला था, सूखे में भी? रेमी की तरफ से जवाब न पाके लिंगुइनी उससे दोबारा पूछता है क्या तुमने उसमें धनिया डाला था? धनिया भी मसाला है ना? रेमी उसे हाँ में जवाब देता है। तभी लिंगुइनी वहाँ पे बैठ जाता है। वो बोलता है मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, एक तो मैं खाना पकाना नहीं जानता और ऊपर से मैं इस चूहे से ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मेरी बातों को समझ रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि इस चूहे ने मेरी बातों को समझा और वो इससे काफी हैरान हो जाता है। वो फिर रेमी से पूछता है कि तुमने मेरी बातों पर सर हिलाया था? रेमी उसे हाँ में जवाब देता है। और वो रेमी से पूछता है मुझे पकाना नहीं आता? रेमी उसका हाँ में जवाब देता है। लेकिन तुम्हें खाना बनाना आता है? रेमी उसे हाँ में जवाब देता है। तभी लिंगुइनी रेमी से पूछता है क्या तुम उस सूप को दोबारा बना सकते हो? रेमी उसे दोबारा हाँ में जवाब देता है। तभी लिंगुइनी रेमी से आगे बोलता है मैं तुम्हें अब निकालने वाला हूँ, तो हम दोनों पार्टनर हैं। लेकिन रेमी जैसे ही जार से बाहर आता है पहले तो वो लिंगुइनी की तरफ देखता है, लेकिन वो फिर एकदम से भाग जाता है, जिसे देख के लिंगुइनी काफी निराश हो जाता है। रेमी काफी दूर आके जब पीछे मुड़ के देखता है तो लिंगुइनी का उदास चेहरा देख के उसे काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ लिंगुइनी सोच रहा होता है कि अभी चूहा चला गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। वो वहाँ से निराश होकर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे रेमी उसके पास में आ जाता है। रेमी को वहाँ देख के वो काफी खुश हो जाता है और रेमी को अपने घर ले आता है। अगले दिन जब लिंगुइनी उठता है तो रेमी को अपने आसपास नहीं पाता, तभी उसका ध्यान उसके फ्रिज के ऊपर जाता है। मैं भी कितना बुद्धू, मैं एक चूहे को अपने घर ले आया और उससे बोल दिया जो मेरा वो तुम्हारा। वो आगे बोलता है कि फ्रिज में से अंडे गायब है, मैंने ऐसे पता नहीं क्यों किया, यही सिला मिलता है जब मैं जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर भरोसा कर लेता हूँ। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के देखता है रेमी उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। उस ब्रेकफास्ट को चेक करने के बाद लिंगुइनी से बोलता है तुमने इसे काफी अच्छा बनाया है। आगे हमें रेस्टोरेंट के किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेफ लड़की न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जिसमें लिंगुइनी द्वारा बनाए गए सूप की तारीफ की गई होती है। आर्टिकल में आगे लिखा होता है काफी समय के बाद गुस्तों के रेस्टोरेंट में जायका वापस आ चुका है, अब देखना ये है कि ये इस जायके को कब तक बरकरार रखते हैं। वहीं किचन के बाहर लिंगुइनी सोच रहा होता है कि मैं इस चूहे को अंदर लेके कैसे जाऊं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं रेमी को कहाँ रख के लेके जाऊं। तभी उसके दिमाग में आता है कि वो उसे अपनी पैंट में डाल के लेके जाएगा, लेकिन रेमी उसे मना कर देता है। तभी लिंगुइनी रेमी से बोलता है मैं जानता हूँ ये काफी बेकार चीज है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और ये हमारी मजबूरी है कि हमें साथ में रहना पड़ेगा, तो क्या तुम मेरे साथ हो? रेमी उसे हाँ में जवाब देता है। रेमी की बातें सुन के लिंगुइनी उसे बोलता है तो चलो अब चल के तड़का मारते हैं, और वो बड़े जोश में आके किचन का गेट एकदम से खोल देता है। तभी वहाँ सभी लोग उसे घूरने लग जाते हैं। सभी लोगों की नजर अपने ऊपर देख के लिंगुइनी काफी घबरा जाता है, उसे काफी एम्बेरस फील होता है और वो उन लोगों के सामने काफी अजीब तरीके से चलने लगता है। तभी वहाँ पे हेड शेफ आ जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम्हारा नर्क में स्वागत है, तो तैयार हो जाओ सूप को दोबारा से बनाने के लिए। इसके लिए तुम चाहे जितने घंटे ले लो, चाहे हफ्ते भी ले सकते हो। शेफ की बातें सुनकर लिंगुइनी काफी घबरा जाता है। वो सोचता है मैं सूप कैसे बनाऊंगा, लेकिन वो फिर भी सूप बनाने के लिए चला जाता है। वो सूप में कुछ मसाले डालने वाला होता है, लेकिन तभी रेमी उसे उसके कपड़ों के अंदर से उसे रोकने लगता है। लिंगुइनी एक मसाले को उठाने वाला होता है, लेकिन तभी रेमी उसके स्लिप से बाहर निकल के उसके हाथ पे काट लेता है। रेमी के काटने की वजह से लिंगुइनी उसे मारता है, जिस वजह से रेमी गुस्सा हो जाता है, उसे दोबारा काट लेता है और रेमी उससे बचने के लिए उसकी पूरी बॉडी पे घूमने लगता है। लिंगुइनी को ऐसी हरकतें करते देख किचन के सभी लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं, लेकिन रेमी नहीं मानता। वो उसकी पूरी बॉडी पे घूमने लगता है, जिस वजह से लिंगुइनी को बड़ा अजीब सा लगता है और वो अपनी इस कंडीशन को ठीक करने के लिए एक स्टोर रूम में चला जाता है, जहाँ पर ये लोग सभी वेजिटेबल्स को इकट्ठा करके रखते हैं। अंदर जाने के बाद लिंगुइनी जब अपनी हालत देखता है तो काफी घबरा जाता है, जिस वजह से वो काफी तेज चिल्ला पड़ता है। अब वो रेमी से बोलता है ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, अगर हमने ये सब चीज दोबारा करी तो हम सब कुछ हार जाएंगे। हमें इस सबसे बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जिसमें तुम मेरी बॉडी को ना काटोगे ना मेरे पूरे शरीर पे घूमोगे। लिंगुइनी रेमी को समझा ही रहा होता है कि ना ही अब से तुम मुझे काटोगे ना ही मेरे शरीर पे भागोगे, लेकिन रेमी उसकी बातों में ना ध्यान देके साइड में रखे हुए चीज पे ध्यान देने लगता है। रेमी को ऐसा करते हुए देख के लिंगुइनी उसे एक चीज का टुकड़ा देता है, जिसे लेकर रेमी खाने लगता है। तभी लिंगुइनी अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है। वो उससे बोलता है तुम खाना पकाना जानते हो और मैं दिखावा करना जानता हूँ। लिंगुइनी रेमी को समझा ही रहा होता है, लेकिन तभी स्टोरेज के बाहर से हेड शेफ उसे किसी से बात करते हुए सुन लेता है और वो ये जानने के लिए एकदम से गेट खोल देता है कि लिंगुइनी किससे बात कर रहा है। लेकिन वो जैसे ही गेट खोलता है लिंगुइनी लाइट को ऑफ कर देता है। लाइट को ऑफ करने के बाद लिंगुइनी रेमी को अपनी टोपी के अंदर छुपा लेता है और इसी बीच हेड शेफ भी लाइट को ऑन कर देता है। वो रेमी से बोलता है मैंने अभी यहाँ पे एक चूहा देखा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिंगुइनी उसे बताता मैं बस यहाँ पे देखने आया था कि सब्जी कौन कौन सी कहाँ पे रखी है। लिंगुइनी की बातें सुन के हेड शेफ उसे वहाँ से भगा देता है। उससे बोलता है कि यहाँ पे दोबारा कदम मत रखना। लिंगुइनी स्टोर रूम से बाहर निकल के सोच ही रहा होता है कि हम बार बार बच गए, लेकिन तभी सामने से वेटर प्लेट लेके आ रहा होता है। लिंगुइनी का ध्यान सामने नहीं होता, लेकिन रेमी सामने ही देख रहा होता है। तभी वो उसके बालों को खींच के उसे साइड कर देता है, जिस वजह से लिंगुइनी उससे टकराने से बच जाता है। लिंगुइनी का ऐसा स्टंट देखे वेटर भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंगुइनी भी अपनी इस हरकत से काफी हैरान होता है। तभी वो इस चीज को समझने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है और रेमी से पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया। रेमी उसके बालों को पकड़ के उसे करके दिखाता है, जिसकी वजह से लिंगुइनी के शोल्डर्स ऊपर हो जाते हैं। ये देखकर रेमी और लिंगुइनी दोनों काफी चौंक जाते हैं। ये देखकर रेमी काफी खुश हो जाता है और वो काफी सारे जेस्चर्स को ट्राई करता है। अब इन दोनों को समझ में आ चुका है कि दोनों एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। आगे हमें लिंगुइनी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंगुइनी ट्रेनिंग करने के लिए खाने बनाने का काफी सारा सामान लेके आता है। तभी रेमी उसे बताता है अगर तुम अपनी आंखों पे टाई बांध लोगे तो हम इसे अच्छे से कर सकेंगे। शुरुआत में ये दोनों चलने की प्रैक्टिस करते हैं। शुरू में तो इन दोनों को काफी दिक्कत हो
रही होती है, लेकिन रेमी उसकी बॉडी पर अच्छे से कंट्रोल करने लगता है और फिर वो आगे सब्जियों की तरफ बढ़ते हैं। रेमी उसके सर के ऊपर से कंट्रोल करके कौन सी सब्जी बेस्ट रहेगी हमारी डिश को बनाने के लिए। आगे रेमी उसे अंडों को और काफी सारे मिक्सचर्स का घोल बनाना सिखाता है और पूरी रात मेहनत करने के बाद इन दोनों का तालमेल काफी अच्छे तरीके से बैठने लगता है और रेमी और लिंगुइनी को सब्जी काटने और खाना बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होती। अगले दिन हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगुइनी सब्जी काट रहा होता है और रेमी उसे ऊपर से कंट्रोल कर रहा होता है। लिंगुइनी किचन में एक प्रोफेशनल शेफ की तरह काम करने लगता है। तभी वहाँ पे हेड शेफ आके उसके बनाए हुए सूप को चेक करता है। उसके सूप को चेक करने के बाद हेड शेफ उसे बोलता है मुबारक हो कि तुम जीत चुके हो, लेकिन मेरे किचन में सूप के अलावा भी तुम्हें और भी सारी चीजें बनानी पड़ेंगी और आज से तुम्हारी जिम्मेदारी कॉलेट संभालेगी। ये तुम्हें सिखाएगी कि यहाँ पे कैसे काम किया जाता है। वहीं कॉलेट उसे घूर घूर के देखने लगती है। कॉलेट को अपनी तरफ देख के लिंगुइनी उसके सामने टशन मारने लगता है। वो उससे बोलता है ये काफी गर्व की बात होगी कि मैं आपके अंडर काम करूंगा। उसे लगता है कि वो कॉलेट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बनाएगा, लेकिन तभी कॉलेट एक चक्कू उसकी स्लीप में गाड़ देती है। वो उसे समझाती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे काम किया जाता है और वो उसे आगे समझाती है अब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। इस पूरे किचन में तुम्हें कितनी लड़कियां दिखाई दे रही हैं? कोई भी नहीं, मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि पुराने जमाने के लोगों के कुछ ज्यादा ही पुराने ख्याल आते हैं। उन्हें पसंद नहीं कि एक औरत मर्दों के साथ मिलकर काम करे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे हूँ। जानते हो ऐसा क्यों? लिंगुइनी उसे जवाब दे ही रहा होता है तभी कॉलेट से दोबारा बोलती है क्योंकि मैं इस पूरे किचन की सबसे सख्त बावर्ची हूँ। मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है और किसी सफाई वाले के लिए मैं अपनी मेहनत को खराब नहीं होने दूंगी। अपनी बात बोलने के बाद तभी वो लिंगुइनी की स्लीप से सारी चक्कू को निकाल लेती है, जिस वजह से लिंगुइनी नीचे गिर जाता है। आगे हमें हेड शेफ के कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लेटर्स को चेक कर रहा होता है। तभी उसे वो लेटर मिलता है जो लिंगुइनी उसके लिए लेके आया था। तभी वो फैसला करता है कि चलो मैं इस लेटर को पढ़ ही लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो लेटर को पढ़ता है वो काफी हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो गया और वो तभी अपने वकील को कॉल करता है। वकील आके उसे समझाता है वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ है अगर गुस्तों के मरने के बाद 2 साल तक कोई भी वारिस नहीं आता है तो उसके रेस्टोरेंट को सू शेफ के नाम कर दिया जाएगा। हेड शेफ उससे कहता है मैं जानता हूँ कि वसीयत में क्या लिखा है, बस तुम मुझे इतना बताओ कि ये लड़का इस वसीयत को बदल सकता है। वकील लिंगुइनी को देख के उससे बोलता है इसकी सूरत गुस्तों से मिलती जुलती बिल्कुल नहीं है। वकील की बातें सुनकर हेड शेफ उससे बोलता है बिल्कुल भी नहीं है, ये गुस्तों का बेटा हो ही नहीं सकता और इसने भी क्या किस्मत पाई है। वसीयत की कंडीशन इसी महीने पूरी होने वाली है और अचानक से ये लड़का आ गया। एक ऐसा इत्तेफाक है, इसकी माँ भी अभी मरी और ये लड़का भी अभी सामने आया। वहीं दूसरी तरफ वो वकील गुस्तों की टोपी की तरफ जाता है और वो गुस्तों की हैट में से गुस्तों का एक बाल निकालता है। वकील उससे पूछता है उसकी माँ क्या चाहती थी। हेड शेफ उसे बताता है उसकी माँ ये चाहती है कि उसे यही नहीं पता चले कि ये गुस्तों का बेटा है और ये बात उसने मुझे भी बताने से मना किया है। उसे बस अपने लड़के के लिए एक जॉब चाहिए। वकील उससे आगे बोलता है तो कितनी अच्छी बात है, अब तुम उसके ऊपर अच्छे से नजर रख सकते हो। इस बीच में मुझे कुछ छानबीन करनी है, मुझे इसका डीएनए टेस्ट भी कराना है जिसके लिए तुम्हें मुझे इसका एक बाल ला के देना होगा। हेड शेफ उससे बोलता है ये पूरी की पूरी दाल ही काली है, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ ये गुस्तों का लड़का हो ही नहीं सकता। वहीं किचन के अंदर कॉलेट लिंगुइनी को सिखा रही होती है। वो उसे बताती है गुस्तों हमेशा कहते थे हमेशा कुछ न कुछ नया करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर लिंगुइनी उसे नोट करने लगता है, लेकिन कॉलेट उसे रोक देती है। वो उससे बोलती है गुस्तों कुछ न कुछ नया करते थे, लेकिन तुम्हें वही करना जो रेसिपी के अंदर लिखा हुआ है। और वो उसे आगे बताती है अच्छे खाने के लिए हमेशा बेहतरीन सब्जी आनी चाहिए और अच्छी सब्जी पाने के लिए या तो उन्हें खुद उगाओ या फिर किसान को एक अच्छी कीमत दो। आगे कॉलेट उसे सभी किचन के मेंबर्स के बारे में बताने लगती है। तभी वो एक तरफ इशारा करके उसे बताती है ये लालू है, ये 12 साल की उम्र में घर से भाग गया था। घर से भागने के बाद एक सर्कस में कलाबाजियां दिखाता था, लेकिन रिंग मास्टर की लड़की से चक्कर चलाने की वजह से इसे निकाल दिया गया। आगे वो होस्ट के बारे में बताती है ये जेल काट चुका है, लेकिन इससे जब भी पूछो हमेशा नई कहानी बताता। आगे वो पॉम्पिटेस के बारे में बताती है इसके साथ तुम कभी भी पत्ते मत खेलना, उसे लास वेगस और मोंटे कार्लो ने बैन कर रखा है और जो उसके पीछे से जा रहा है वो है लरूस, वो एक अंडरवर्ल्ड का शूटर था। तो अब तुम्हें समझ में आया हम सब लुटेरे हैं, पायरेट्स, हम सभी बावर्ची नहीं है। कॉलेट की बातें सुनकर लिंगुइनी उससे पूछता है हमसे तुम्हारा क्या मतलब है। कॉलेट उससे बताती है अब तुम भी हम में से एक हो। लिंगुइनी उससे थैंक यू बोलता है कि आज तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आगे रेस्टोरेंट के अंदर वेटर सभी का ऑर्डर ले रहा होता है, लेकिन सभी लोग उससे बोलते हैं हमने सूप तो काफी बार चखा है, लेकिन हम हमेशा सूप ऑर्डर नहीं कर सकते। तभी एक दूसरा कस्टमर उससे बोलता है अपने शेफ से जाके कहो कि हमारे सामने कुछ नया पेश करे। तभी वेटर किचन में आके सभी से बोलता है बाहर कस्टमर नया डिश मांग रहे हैं। हेड शेफ आके उससे पूछता है कि तुमने उससे क्या कहा। वेटर उससे बताता है मैंने उनसे कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। तभी हेड शेफ उन सभी से बोलता है गुस्तों की कोई पुरानी रेसिपी निकालो और उन्हें पका के दे दो। वेटर उसे बताता है उन्हें कोई पुरानी रेसिपी नहीं खानी, उन्हें कुछ नया खाना है जैसे लिंगुइनी का सूप। वेटर की बात सुन के हेड शेफ काफी गुस्सा हो जाता है, तो वो उससे बोलता है तो उन सभी को अब लिंगुइनी के हाथों का बना हुआ खाना चाहिए। तभी हेड शेफ के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो लिंगुइनी को फंसाने के लिए सूप शेफ से बोलता है कस्टमर से बोलो लिंगुइनी उन सभी के लिए कोई स्पेशल डिश बना रहे हैं और इस बात को खासकर बोलना कि उस डिश को लिंगुइनी बना रहे हैं। और वो लिंगुइनी के पास जाके उससे बोलता है तो लिंगुइनी चलो तुम्हें मौका देता हूँ, तुम अपना कमाल दोबारा दिखाओ और इस काम में कॉलेट तुम्हारी मदद करेंगी। तभी दूसरा शेफ हेड शेफ से बोलता है ये आप किस बारे में बात कर रहे हैं, जो डिश आपने लिंगुइनी को बनाने को दी है वो तो बिल्कुल बकवास है, गुस्तों ने इस बारे में खुद कहा था। लेकिन हेड शेफ उसे इग्नोर करके वहां से निकल
निकल जाता है। गुस्तों के रंगी साइड इसकी रेसिपी को पढ़ने के बाद कॉलेट और लिंगुइनी के एक्सप्रेशन काफी बिगड़े से होते हैं और लिंगुइनी तैयार हो जाता है उस डिश को बनाने के लिए। वो डिश को बनाते हुए काफी अजीब हरकतें कर रहा होता है जिसे कॉलेट चुपके देख रही होती है। तभी रेमी उसे साइड में लेके जाने लगता है क्योंकि उसे और मसालों की जरूरत होती है, लेकिन सभी उसके एक्शन को देख के काफी परेशान होते हैं। लिंगुइनी उनसे बोलता है मुझे डिश बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। तभी कॉलेट उसे टोकती है। वो उससे बोलती है तुम्हें गुस्तों की रेसिपी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, लेकिन तुम इस चीज को बिगाड़ रहे हो। लिंगुइनी उससे बोलता है मैं उसी डिश को बना रहा हूँ। कॉलेट उससे बोलती है कि लेकिन इस रेसिपी में चुकंदर का ऑयल तो नहीं लिखा था। और तभी वो उससे बोलती है तुम रेसिपी को बदल रहे हो, अभी एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। लिंगुइनी कॉलेट से बोलता है हाँ मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए और वो खुद को एक थप्पड़ मारता है। लिंगुइनी की हरकत से कॉलेट काफी परेशान होने लगती है। वो उससे बोलते है कि तुम मुझे अपनी बातों से काफी रिट्रीट कर रहे हो। तभी पीछे सूस शेफ आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि स्पेशल ऑर्डर रेडी है। कॉलेट उसे बताती है हाँ बिल्कुल रेडी है और वो वेटर के पास जाकर उस डिश को रख देती है। तभी वो वेटर को रोक के बोलती है मैं इसके ऊपर सॉस डालना भूल गई। लेकिन तभी रेमी मौका देख के अपनी बनाई हुई सॉस को उस डिश के ऊपर डाल देता है और वो वेटर उस डिश को उठा के वहां से लेके निकल जाता है। तभी हेड शेफ आके सूस शेफ से पूछता है क्या लिंगुइनी की डिश बन गई। सूस शेफ उसे बताता है हाँ ये उतनी ही बुरी बनी जितनी पहले बनती थी। हेड शेफ उससे पूछता है क्या तुमने उस डिश को चखा था। सूस शेफ उसे बताता है हाँ मैंने उसे चखा था लेकिन उसके बदलने से पहले। उसकी बातें सुनकर हेड शेफ काफी हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है उसने इस डिश को कब बदला और वो बाहर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वेटर आ जाता है। वो उन सभी को बताता है उन कस्टमर को वो डिश काफी पसंद आई और बाकी के कस्टमर भी उस डिश का ऑर्डर कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में लिंगुइनी द्वारा बनाई गई डिश सभी को पसंद आती है और बाकी लोग भी उसे ऑर्डर करने लगते हैं। उसके बाद स्पेशल ऑर्डर्स की लाइन लग जाती है। सभी कस्टमर्स के जाने के बाद किचन के सभी शेफ लिंगुइनी को बधाइयां देते हैं कि आज तो तुमने काफी कमाल कर दिया। वो सभी लोग लिंगुइनी को बधाइयां दे ही रहे होते हैं। तभी हेड शेफ को लिंगुइनी की कैप के अंदर चूहे की परछाई दिखाई देती है। लिंगुइनी उन सभी से अलग होकर किचन से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो रेमी को अपनी कैप के अंदर से बाहर निकालता है। रेमी को खाना देने के बाद वो उससे बोलता है तुम अभी आराम करो, आज हमने बहुत अच्छा काम करा। अपनी बात बोलने के बाद वो किचन के अंदर वापस चला जाता है। जैसे ही वो किचन के अंदर जाता है हेड शेफ उसकी टोपी को उतार लेता है। वो उसे चेक करने लगता है लेकिन उसके अंदर उसे चूहा नहीं मिलता। लेकिन वो लिंगुइनी को ये नहीं बता सकता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए वो लिंगुइनी से बोलता है कितनी अच्छी टोपी है ना। तभी वो लिंगुइनी से बोलता है कि चलो एक काम करो, मजाक बहुत हो गया, मुझसे आके मेरे कैबिन में मिलो। लिंगुइनी को शेफ के साथ जाते हुए देख के कॉलेट उन्हें देख रही होती है। तभी पीछे सूस शेफ उससे बोलता है अब मुझे ऐसा लगता है कि लिंगुइनी को अब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी कॉलेट। कैबिन के अंदर पहुंचने के बाद हेड शेफ लिंगुइनी को ड्रिंक ऑफर करता है। रेस्टोरेंट के बाहर रेमी आराम से खाना खा ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है जिसे सुनकर वो काफी सतर्क हो जाता है। तभी रेमी को वहाँ पे उसका बड़ा भाई मिलने आ जाता है। अपने बड़े भाई से मिलने के बाद वो अपनी पूरी कॉलोनी से जाके मिलता है। रेमी को वहाँ देखकर वो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। रेमी भी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है। तभी वो अपने डैड को सारी बातें बताता है। रेमी के पिता उसे समझाते हैं इंसान कभी भी चूहों से प्यार नहीं कर सकते, वो लोग उनके दुश्मन है, लेकिन रेमी उनकी बातों से इनकार कर देता है। तभी रेमी के पिता उसे एक दुकान के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं। वो रेमी को इंसानों की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेमी उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि लिंगुइनी से उसकी काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिंगुइनी किचन के अंदर शेफ के काम के साथ साथ साफ सफाई का काम भी करता है, जिस वजह से वो काफी थक जाता है। लेकिन लिंगुइनी की हरकतों से कॉलेट काफी परेशान होती है। वो उसे स्टॉकर लगता है, लेकिन लिंगुइनी उससे अपनी बातों को समझा नहीं पा रहा होता है। वो लिंगुइनी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी इन दोनों के बीच में प्यार का इजहार हो जाता है। कॉलेट से अपनी फीलिंग शेयर करने के बाद लिंगुइनी अपना सबसे ज्यादा समय कॉलेट को देने लगता है और वो रेमी को इग्नोर करने लगता है। इस बात से रेमी का दिल काफी ज्यादा टूट जाता है। फिर उसे अपने पिता की बात याद आती है। वो समझ जाता है कि उसके पिता ने उससे जो भी कहा था बिल्कुल सही कहा था, इंसान भरोसे के लायक नहीं होते, इंसान कभी भी चूहों से दोस्ती नहीं कर सकते। तभी रेमी फैसला करता है कि वो अपनी कॉलोनी के पास वापस जाएगा और वहां जाके वो डिसाइड करता है वो किचन के स्टोर रूम से खाना चुराएगा। तभी वो अपने सभी लोगों को लेके रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पे किचन के स्टोर रूम में ताला लगा होता है। लेकिन रेमी को पता है कि स्टोर रूम की चाबी हेड शेफ के कैबिन में मिलेगी। वो चाबी को लेने के लिए हेड शेफ के कैबिन में जाता है। रेमी वहां जाके चाबी ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन जब उसे चाबी मिलती है उसकी नजर गुस्तों की विल के ऊपर पड़ती है। गुस्तों की विल को पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है लिंगुइनी गुस्तों का बेटा है और इस रेस्टोरेंट का असली मालिक भी। पेपर्स को लेके वहां से भागने लगता है, लेकिन उसे हेड शेफ आके पकड़ लेता है। हेड शेफ उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन रेमी किसी भी तरह से बचते बचाते उन डॉक्यूमेंट्स को लेके वहां से भाग जाता है और वो उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाके लिंगुइनी को सौंप देता है। और जैसे ही लिंगुइनी को उसके पिता की वसीयत मिल जाती है तो वो हेड शेफ को वहां से निकाल देते हैं और अब ये रेस्टोरेंट दोबारा से फेमस हो चुका है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि लिंगुइनी गुस्तों का बेटा है। लिंगुइनी सभी लोगों को अपना इंटरव्यू दे ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक क्रिटिक आ जाता है। इसका नाम एंटोन ईगो है। ये वही क्रिटिक है जिसने गुस्तों के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था जिसकी वजह से गुस्तों की मौत हुई थी। उस आर्टिकल में ईगो ने गुस्तों के रेस्टोरेंट को काफी कम रेटिंग दी थी। तभी वो लिंगुइनी के पास आके उससे बोलता है मैं अगले हफ्ते यहाँ पे दोबारा आऊंगा और तुम्हारा खाना चेक करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को दोबारा से रेटिंग दूंगा। लेकिन लिंगुइनी और रेमी की लड़ाई होने लगती है। दरअसल प्रेस के अंदर रेमी ने अभी तक जितनी भी डिशेस बनाई थी और उसने लिंगुइनी का जितना भी साथ दिया था उन सभी का क्रेडिट लिंगुइनी ने खुद ले लिया होता है, जिस वजह से रेमी उससे काफी नाराज हो जाता है। रेमी लिंगुइनी से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी कॉलोनी के साथ मिलकर रेस्टोरेंट के किचन के ऊपर हमला कर देता है। वो सभी लोगों को किचन के स्टोर रूम के अंदर भेज ही रहा होता है, तभी वहाँ पे लिंगुइनी आ जाता है। लिंगुइनी अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन जब उसका ध्यान स्टोर रूम के अंदर जाता है तो काफी हैरान हो जाता है। वो देखता है रेमी ने अपनी कॉलोनी के साथ मिलकर स्टोर रूम में हमला कर दिया। इस बात से लिंगुइनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी को वहां से भगा देता है। रेमी को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हें वही
करना चाहिए जिसके लिए तुम बने हो। रेमी लिंग्विनी की मदद करने जा ही रहा होता है, लेकिन रास्ते में हेड शेफ उसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के अंदर एंटोनिगो आ चुका है। वो वेटर से बोलता है कि मैं खाने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तभी वो वेटर से बोलता है अपने शेफ से जाके बोलो कि मुझे एक स्पेशल डिश बना के खिलाए। किचन के अंदर सभी शेफ उससे बोल रहे होते हैं कि ईगो को एक नई स्पेशल डिश चाहिए तो तुम्हें वो बनानी चाहिए। लिंग्विनी सभी से बोल रहा होता है कि मुझे कोई भी डिश बनानी नहीं आती। दरअसल लिंग्विनी बिना रेमी के कोई भी डिश नहीं बना सकता। वहीं दूसरी तरफ रेमी को एहसास हो रहा होता है कि अल्फ्रेडो को मेरी मदद की जरूरत है। तभी वहाँ पे रेमी के फादर आके उसे बचा लेते हैं। तभी वो जैसे तैसे करके किचन के अंदर चला जाता है। रेमी को वहाँ पे देख के बाकी सारा स्टाफ उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी लिंग्विनी उन सभी के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो सभी लोगों को समझाने लगता है कि अभी तक उसने जितनी भी डिशेस बनाई है वो उसने नहीं, रेमी ने बनाई है। तुम लोगों को शायद ये सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा। तुम लोगों को लगता होगा कि वो सारी की सारी डिशेस मैंने बनाई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी डिशेस इस चूहे ने बनाई है। वो सभी को रेमी के साथ मिलकर सब कुछ समझाने लगता है और वो सभी से बोलता है आज तक मैंने जितनी भी डिशेस बनाई है वो रेमी के साथ मिलकर बनाई है। जैसे ही पूरा स्टाफ लिंग्विनी की सारी बातों को सुन लेता है, उन सभी को बहुत दुख पहुंचता है और वो एक एक करके वहाँ से निकलने लग जाते हैं। सभी लोग उससे बोलते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया। तभी यहाँ पे कॉलेट आ जाती है। वो लिंग्विनी के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है। दरअसल वो लिंग्विनी की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और लिंग्विनी ने उससे इस सारी बातों को छुपा के अच्छा नहीं किया जिस बात का उसे बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाती है। वो इस बारे में सोच ही रही होती है, तभी वो आगे जाके रेड लाइट पे रुक जाती है और उसे गुस्तों की बातें याद आने लगती है कि कोई भी पका सकता है। इसलिए वो फैसला करती है वो जाके लिंग्विनी की मदद करेगी। किचन में वापस आने के बाद वो काफी हैरान हो जाती है। दरअसल उसके सामने किचन के अंदर काफी सारे चूहे होते हैं। वो वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी लिंग्विनी आगे उसे रोक लेते हैं। कॉलेट लिंग्विनी से पूछती है मुझे बस ये बताओ कि वो चूहा क्या पकाना चाहता है। तभी रेमी उसे गुस्तों की रेसिपीज में से एक रेसिपी निकाल के देता है। कॉलेट उस रेसिपी को देख के काफी हैरान हो जाती है। वो उससे बोलती है कि तुम रेटेटुई बनाना चाहते हो, ये तो किसानों को खाना है। और वो रेमी से पूछती है तुम ईगो को सच में यही खिलाना चाहते हो। रेमी उसे हाँ में जवाब देता है। लिंग्विनी भी उसे साइड से समझाता है कि इस पे भरोसा करो। तभी हमें दिखाया जाता है उन चूहों ने उस फूड इंस्पेक्टर को पकड़ लिया है और वो उस इंस्पेक्टर को स्टोरेज रूम के अंदर बंद कर देते हैं। कॉलेट मसालों को तैयार कर ही रही होती है, लेकिन रेमी उसे रोक देता है। कॉलेट उसे समझाती है कि मैं रेटेटुई बना रही हूँ रेसिपी के हिसाब से, लेकिन रेमी उसे मना कर देता है। कॉलेट उससे पूछती है तुम मुझे बताओ तुम इसे कैसे बनाना चाहते हो। तभी रेमी उसे रेटेटुई बनाने का प्रोसेस समझाता है। कॉलेट सभी वेजिटेबल्स को काटने लगती है। इसी बीच रेमी सॉस को तैयार कर लेता है। उसके बाद वो उन सभी वेजिटेबल्स को सही से लगाने लग जाता है। वेजिटेबल्स को लगाने के बाद वो उसे पकने के लिए ओवन में डाल देते हैं। जैसे ही वो डिश ओवन में पक जाती है, ओवन से निकालने के बाद वो उसे प्लेट में सजा देते हैं। ये डिश देखने में काफी अच्छी लग रही होती है। इस डिश को देखकर लिंग्विनी और कॉलेट काफी परेशान होते हैं कि पता नहीं ये ईगो को पसंद आएगी भी या नहीं, लेकिन लिंग्विनी फिर भी उसे वहां से ले जाता है। वहां से ले जाने के बाद वो एक प्लेट ईगो के आगे रख देता है और दूसरी प्लेट दूसरे कस्टमर के आगे। ये कस्टमर और कोई नहीं, वही हेड शेफ है। दरअसल वो देखना चाहता है कि इसने अब खाना कैसे बनाया होगा। डिश की प्रेजेंटेशन को देखकर ईगो अपनी नोटबुक में कुछ नोट करता है और जैसे ही वो उस डिश का एक बाइट लेता है वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं जब वो घर आता था और उसकी माँ उसे यही डिश बना के देती थी। जैसे ही ईगो उस डिश को टेस्ट करता है वो वर्तमान में वापस आ जाता है। उसे वो डिश इतनी पसंद आती है कि उसके हाथ से उसका पेन छूट जाता है और फिर उस पर रुका नहीं जाता, वो उस डिश को स्वाद लेके खाने लगता है। ईगो का ऐसा रिएक्शन देख के हेड शेफ भी काफी हैरान हो जाता है। तभी वो डिसाइड करता है कि वो भी इस डिश को खा के ट्राई करेगा, लेकिन जैसे ही वो इस डिश को खाता है वो भी उसके स्वाद में खो जाता है। उस डिश को खाने के बाद वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वो किचन में जाके बोलता है किसने बनाई है ये रेटेटुई, लेकिन अपने सामने इतने सारे चूहों को देख के वो भी काफी घबरा जाता है और वो चूहे मिलकर उसे भी बांध देते हैं। उसे बांधने के बाद वो उसे भी इंस्पेक्टर के साथ स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईगो ने अपनी प्लेट तक को साफ कर दिया होता है। वो बोलता है मुझे याद नहीं मैंने इतनी अच्छी डिश कब खाई थी और मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने कभी भी किसी वेटर से ये कहा हो कि वो जाके अपने शेफ को बधाई दे, लेकिन आज मैं एक अलग ही सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मेरा वेटर है वही मेरा शेफ भी है। लिंग्विनी उससे बोलता है आपकी बातों के लिए धन्यवाद, लेकिन आज की रात आपके लिए मैं बस एक वेटर हूँ। तभी ईगो उससे बोलता है तो मैं खाने के लिए किसका शुक्रिया अदा करूँ, मुझे शेफ से मिलना है। लिंग्विनी उससे बोलता है कि मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। अपनी बात बोल के वो किचन के अंदर चला जाता है। तभी वो किचन में से कॉलेट को बाहर बुला के लेके आता है। कॉलेट को वहाँ पे देख के ईगो उससे पूछता है क्या तुम वो शेफ हो जिसने इस डिश को बनाया, लेकिन कॉलेट उसे बीच में ही रोक देती है। वो उससे बोलते है अगर आपको शेफ से मिलना है तो आपको सभी कस्टमर्स के जाने का इंतजार करना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर ईगो उनसे बोलता है चलो तो फिर ऐसे ही सही, और वो वहाँ वेट करने लग जाता है। जब तक सारे कस्टमर वहाँ से चले नहीं जाते वो वहाँ पे वेट करता रहता है। जैसे ही पूरा रेस्टोरेंट खाली हो जाता है तभी लिंग्विनी ईगो के सामने रेमी को लेके आता है। लिंग्विनी के हाथ में चूहे को देख के ईगो को पहले तो ये मजाक लगा, लेकिन जब लिंग्विनी ने ईगो को समझाया तो ईगो के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो किचन के अंदर आके ईगो को सभी चीजें अच्छे से समझाने लगते हैं। रेमी उसे रेटेटुई बना के दोबारा दिखाता है। ये सब देखने के बाद ईगो ने सवाल पूछने के सिवा और कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और जैसे ही कहानी पूरी हुई ईगो अपनी सीट से खड़ा हुआ, उसने खाने के लिए उन दोनों का शुक्रिया करा और वहां से बिना कुछ कहे निकल गया। अगले दिन ईगो का एक पेपर में आर्टिकल छप के आता है जिसमें ईगो ने बताया होता है हम क्रिटिक्स का काम काफी आसान होता है, जिसमें हमारा काम सभी के खाने को चखकर उसके ऊपर टिप्पणियां करना होता है, लेकिन कुछ तो हमेशा एक बात कहते थे कि कोई भी पका सकता है। ईगो को मानना है खाना कोई भी पकाए, फिर चाहे वो चूहा क्यों ना हो, खाना अच्छा होना चाहिए और उसे रेमी का बनाया हुआ खाना काफी पसंद आता है। जब कल मैंने गुस्तों के रेस्टोरेंट में जिस शेफ के हाथों से बना हुआ खाना खाया, ऐसा खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया था। वो पूरे फ्रांस का सबसे अच्छा कुक है, लेकिन अपने आर्टिकल
जंगल में वो ये नहीं बताता कि रेमी एक चूहा है, लेकिन फिर भी गुस्तों का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है क्योंकि इन लोगों ने जिस फूड इंस्पेक्टर को पकड़कर स्टोर रूम में बंद किया था वो आजाद होकर वहां से निकल जाता है और वो उनके रेस्टोरेंट को बंद करवा देता है। लेकिन दूसरी तरफ एंटोनिगो की भी जॉब चली जाती है क्योंकि उसने जिस रेस्टोरेंट का रिव्यू किया था उसके अंदर काफी सारे चूहे पाए गए थे। लेकिन रेस्टोरेंट बंद होने के बाद भी ये तीनों नहीं रुकते। दरअसल लिंग्विनी और उसकी गर्लफ्रेंड और रेमी मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं। ये रेस्टोरेंट पहले से छोटा होता है लेकिन वो गुस्तों की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते थे कि कोई भी पका सकता है। इनके इस रेस्टोरेंट में भी काफी भीड़ लगी रहती है और इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए जो इन्वेस्टर होता है वो और कोई नहीं एंटोनिगो होता है। और इतना ही नहीं, वो अक्सर इनके रेस्टोरेंट में आकर नई नई डिशेस को टेस्ट भी करता है और वो लोग इस रेस्टोरेंट का नाम रखते हैं ला रेटिटोई। रेमी के सभी परिवार वाले भी उस रेस्टोरेंट की छत के ऊपर रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा नरेशन पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो दोस्तों आप सभी से मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय बाय।